हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। भारतीय राजनीतिक विचारकों की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले देखते हैं बाल गंगाधर तिलक के जीवन परिचय को। तो बात करें इनके जीवन परिचय की तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। उनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था और उन्हें प्यार से लोग लोकमान्य कहते थे, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत। उनके नायक के रूप में लोगों द्वारा इनकी उनको नायक के रूप में लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया था, इसलिए उन्हें लोकमान्य कहते थे। बाल्यावस्था से ही तिलक बड़े मेधावी और प्रखर बुद्धि के थे। उनकी जो रुचि थी वो सार्वजनिक विषयों की ओर अधिक थी। 1879 में उन्होंने एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। कॉलेज काल से ही एक शिक्षा शास्त्री के रूप में उन्होंने पूना न्यू इंग्लिश स्कूल, दक्षिण शिक्षा समाज तथा फर्ग्यूसन कॉलेज के व्यवस्थापक के रूप में ख्याति अर्जित की थी, यानी कि इसकी स्थापना करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। 1889 में कांग्रेस ने अपने प्रवेश के बाद से ही एक राजनीतिक नेता के रूप में कांग्रेस के कार्यकलापों में तिलक ने उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया था, यानी कि 1889 के बाद से कांग्रेस में इनका प्रवेश हुआ, यानी कि कांग्रेस के ये सदस्य बन गए और राजनीतिक नेता के रूप में कांग्रेस में जो भी कार्यकलाप होते थे उनमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई। उदारवादियों की नीतियों से ये क्या थे, असंतुष्ट थे, यानी कि जो उदारवादी थे जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले हो गए या फिर दादा भाई नौरोजी हो गए, तो उनकी जो नीतियां थी उनसे ये असंतुष्ट थे। इनको उनकी नीतियां पसंद नहीं आती थी। तिलक ने अपनी शक्ति महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने में लगाई, यानी कि जब कांग्रेस में उनसे इनकी नीतियां मतलब उनसे जो इनके विचार थे वो नहीं मिले तो उनकी नीतियों से असंतुष्ट होकर फिर उन्होंने जो अपने पूरे क्रियाकलाप थे वो महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने में लगा दिया। इसके अलावा इन्होंने केसरी तथा मराठा नामक दो पत्र भी निकाले और शिवाजी और गणपति जो उत्सव थे वो उनके द्वारा उन्होंने जनता में देशभक्ति की भावना भरने का काम किया, यानी कि दो उनकी पत्रिकाएं थी, एक थी केसरी और दूसरी थी मराठा। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण त्योहारों के जरिए भी उन्होंने जनता को अपने से यानी कि देश के जो राष्ट्रवाद था उससे जोड़ने का प्रयास किया। उनमें एक तो था गणपति उत्सव और दूसरा था शिवाजी महोत्सव। उन्होंने अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति उत्पन्न की, मतलब लोगों में उन्होंने अपने राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उनके लिए संघर्ष करने की जो प्रवृत्ति थी उसको उत्पन्न किया। 1897 ईस्वी में वे बंबई विधान परिषद के सदस्य चुने गए, जहां उन्होंने बड़ी निडरता के साथ सरकारी रवैये की आलोचना की, यानी कि क्योंकि उस टाइम पे तो अंग्रेजों की ही सरकार थी। तो 1897 में जब वो बंबई विधान परिषद के सदस्य चुने गए तो उन्होंने जो अपने विचार थे वो उन्होंने सरकार के सामने रखे कि सरकार को लेके वो क्या सोचते थे। महाराष्ट्र में अकाल तथा पुणे में प्लेग के समय सरकार के उपेक्षित रवैये से क्षुब्ध होकर, यानी कि जब अकाल और प्लेग आया पुणे में तो उससे क्या जो सरकार लोगों के लिए काम नहीं कर रही थी, यानी कि सरकार लोगों की जो परेशानियां थी उसको उपेक्षित कर रही थी। तो सरकार का जो उपेक्षित रवैया था उससे क्षुब्ध होकर यानी कि उससे नाराज होकर जो चापेकर बंधु थे उन्होंने पुणे के प्लेग कमिश्नर वॉल्टर रेंड की हत्या कर दी थी, क्योंकि मतलब पुणे और महाराष्ट्र का जो एरिया था उसमें जब अकाल और प्लेग फैला तो सरकार जो काम नहीं कर रही थी तो उससे परेशान होकर और मतलब इस तरह की जांच पड़ताल कर रही थी कि वहां के जो लोग थे वो पहले ही प्लेग और अकाल से परेशान थे और सरकार उनको और परेशान करने का काम कर रही थी बजाय उनकी मदद करने के। तो इस चीज से नाराज होकर जो पुणे के दो भाई थे, चापेकर बंधु जिन्हें कहते थे, उन्होंने जो कमिश्नर था पुणे का प्लेग कमिश्नर जिसको नियुक्त किया गया था जिसका नाम वाल्टर रेंड था उसकी हत्या कर दी, यह मानते हुए कि तिलक के लेखों ने हत्या को उकसाया था। उससे पहले क्या था, तिलक ने अपने जो पत्र थे उनमें इस टाइप का लेके कुछ मतलब लेख लिखे थे। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने ये मानते हुए कि जो तिलक ने लेख लिखे हैं उन्होंने ही क्या है इस हत्या के लिए उकसाया है उन लोगों को। तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और 18 माह की कठोर सजा दी गई कि उनके जो लेख को पढ़ के लोगों में जो कमिश्नर था प्लेग कमिश्नर उसको मारने की मतलब हत्या को मारने के लिए उकसाया गया उन लोगों को। 1905 ईस्वी के बंगभंग के बाद तिलक का राजनीतिक क्षेत्र संपूर्ण भारत हो गया, यानी कि पहले वो महाराष्ट्र में ही काम करने लगे थे। 1905 का जो बंगभंग आंदोलन हुआ उसके बाद तिलक ने अपना जो पूरा राजनीतिक क्षेत्र था जहां पे उन्हें काम करना था वो पूरा भारत बना लिया, यानी कि अब वो पूरे भारत में ही प्रचार प्रसार राष्ट्रवाद का करने लगे थे। केसरी के माध्यम से जो उनका पत्र था उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार तथा स्वराज्य का संदेश जन जन तक फैलाया। लाल बाल पाल के उग्र विचारों के कारण 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई और कांग्रेस नरम और गरम दल के रूप में विभाजित हो गई। अब क्या हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो क्या थे, गरम दल के थे। इनके साथ ही लाला लाजपत राय
और बिपिन चंद्र पाल भी थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था और ये तीनों ही क्या थे, उग्रवादी विचारधारा के थे, यानी कि मतलब जैसे वो मतलब उदारवादी विचारधारा के थे, तो ये उदारवादी नहीं थे बल्कि उग्रवादी विचारधारा के थे। तो इनके विचारों के कारण ही 1907 में जो कांग्रेस थी उसमें बंटवारा हो गया, यानी कि उदारवादी अलग हो गए और जो उग्रवादी थे वो अलग हो गए और कांग्रेस क्या हो गई, गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई और जिसमें लाल बाल पाल जो थे वो गरम दल के नेता थे। आगे बात करें तो गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और श्री बिपिन चंद्र पाल भी शामिल थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। एनी बेसेंट के प्रयासों से, यानी कि 1907 में जो ये अलग हुई थी कांग्रेस, फिर एनी बेसेंट के प्रयासों से 1915 में पुनः इन दोनों गुटों में एकता स्थापित हो गई। तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक एक शीर्षक से लेख लिखा था जिसमें ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उनका विरोध किया गया था। 1908 में क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया था, यानी कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो बम हमला किया था, इन्होंने अपने लेख में जिसमें जो जिसका नाम देश का दुर्भाग्य था उसमें इन्होंने उस घटना की, यानी कि जो बम फेंकने की घटना थी उसका समर्थन किया। इस कारण उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के अंतर्गत राजद्रोह के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जब उन्होंने उसका समर्थन किया तो अंग्रेजों ने इन पे राजद्रोह का आरोप लगाया और 6 वर्ष के लिए इनको कठोर कारावास की सजा देकर मांडले जो जेल है, यानी कि जो बर्मा, आज का बर्मा देश है हमारा, म्यांमार जिसे कहते हैं, मांडले जेल में बंद करवा दिया जिसे हम बर्मा कहते हैं, यानी कि आज का जो म्यांमार है उसे, यानी कि वहां की जो जेल थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का ही वहां तक अधिकार था, तो मांडले जेल में इनको बंद कर दिया गया 6 वर्ष के लिए। 1914 में कारावास से मुक्त होने पर तिलक पुनः राष्ट्रीय संगठन के कार्यों में लग गए, यानी कि 1914 में ये पूरी जेल काट के वापस आया और वापस आने के बाद जो भी ये कार्य पहले से कर रहे थे उन कामों को उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया। 1916 से 1920 तक उन्होंने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार करके अंग्रेज जो कांग्रेस थी उसके कार्यों को और देश की स्वाधीनता संग्राम को और आगे बढ़ाया। 1918 ईस्वी में वे कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 21 जुलाई 1920 को बंबई में आकस्मिक बीमारी के कारण उनका जो मतलब आकस्मिक बीमारी से जो स्वाधीनता संग्राम के इस महान योद्धा का स्वर्गवास हो गया, यानी कि 21 जुलाई 1920 को बंबई में अचानक से, मतलब एक जो आकस्मिक बीमारी थी उसकी वजह से इनका निधन हो गया। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए, यानी कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि देते हुए जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इन्हें भारत का निर्माता कहा और जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक बतलाया। आगे हम बात करते हैं तिलक के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और उपलब्धियों की। अभी हमने ऊपर इनका जीवन परिचय देखा, यहाँ पर हम एक नजर डालते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं घटी थी इनके जीवन में। तो 1880 की बात करें तो पूना में न्यू स्किल स्कूल की इन्होंने स्थापना की। इसके बाद 1881 में पत्रकारिता का प्रारंभ किया। 1884 ईस्वी को डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1885 ईस्वी को फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। 1889 ईस्वी को कांग्रेस के प्रतिनिधि ये चुने गए थे। आगे बात करें 1893 की, तो 1893 में इन्होंने आयरन का प्रकाशन किया था, इनकी एक पुस्तक थी। 1893 ईस्वी में इन्होंने गणपति उत्सव प्रारंभ किया था ताकि ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़ सके। 1895 ईस्वी में इन्होंने गणपति उत्सव की तरह शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया। 1895 ईस्वी में बंबई विधान परिषद के सदस्य ये निर्वाचित होते हैं। 1897 ईस्वी को राजद्रोह के आरोप में इन्हें पहले 18 माह की कठोर सजा दी जाती है। 1903 में ये द आर्कटिक होम इन द वेदास प्रकाशित करते हैं, एक इनकी और पुस्तक थी। 1905 में ये बंगभंग के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन और नेशनल पार्टी की स्थापना यहाँ पर करते हैं। आगे बात करें 1907 की, तो 1907 में सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वहां पे जो कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो जाती है। 22 जुलाई 1908 ईस्वी को इन्हें पुनः 6 वर्षों की सजा हो जाती है। 1915 ईस्वी में गीता रहस्य प्रकाशित करते हैं ये। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। 1916 ईस्वी में ही कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ये भाग लेते हैं। बात करें 1918 की, 1918 को शिरोल केस के संबंध में ये ब्रिटेन जाते हैं। शिरोल केस क्या था कि जो वैलेंटाइन शिरोल थे उन्होंने उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था, भारत की अशांति का दूत कहा था, तो उन पर मानहानि का केस करने के लिए ये ब्रिटेन गए थे। 1920 ईस्वी में कांग्रेस प्रजातांत्रिक दल की ये स्थापना करते हैं। आगे हम बात करते हैं तिलक की कुछ रचनाओं की, किन्होंने किन किन जो पुस्तकें थी उनकी रचना की है। तो एक तो थी द आयरन जो कि 1893 में आई, फिर द आर्कटिक होम इन द वेदा जो कि 1903 में आई, फिर गीता रहस्य 1915 जिनको उन्होंने मांडले जेल में रहकर लिखा था। जब इन्हें 6 वर्ष की सजा हुई थी तो ये मांडले जेल में थे, तो वहां पर उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष इसकी भी रचना की। हिंदू जीवन दर्शन नैतिकता और धर्म ये भी इनकी पुस्तक है, इसकी इन्होंने रचना की।
आगे बात करते हैं कुछ पत्र पत्रिकाओं की। पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो दो सबसे फेमस इनकी पत्रिका हैं। एक इंग्लिश में थी, मराठा, यानी कि जो मराठा थी वो इंग्लिश में थी, और जो मराठी थी वो मराठी भाषा में थी, वो केसरी थी। यानी कि जो मराठा थी वो इंग्लिश में थी, और जो केसरी थी वो मराठी भाषा में थी। तो दो दैनिक समाचार पत्र इन्होंने शुरू किए जो कि जनता में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके राजनीतिक विचारों को। तो सबसे पहले अगर राजनीतिक विचारों की बात करें तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन का मुख्य उद्देश्य भारत को पराधीनता, यानी कि जो हम गुलामी थी, जिस गुलामी में हम रह रहे थे, उस गुलामी से मुक्ति दिलाना इनका जीवन का मुख्य उद्देश्य था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। उन पर प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन और पाश्चात्य राष्ट्रवाद और प्रजातांत्रिक विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। यानी कि उन पर भारतीय जो प्राचीन दर्शन था उसके साथ साथ जो पाश्चात्य राष्ट्रवाद था, क्योंकि राष्ट्रवाद की जो भावना है वो पश्चिम में पहले आ गई थी, यानी कि उधर के जो देश थे वहां पर जो क्रांतियां थी वो पहले हो चुकी थी अपनी आजादी के लिए, तो उनका इनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा था। अब हम बात करते हैं एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण जो राजनीतिक विचार हैं इनके उनकी। तो सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तिलक के क्या विचार थे। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, तो इसके बारे में तिलक क्या सोचते थे। तिलक की दृष्टि में स्वतंत्रता की धारणा वेदांत का अद्वैतवादी दर्शन है, यानी कि जो वेदांत है हमारे, उनका जो अद्वैतवादी दर्शन है वो उनकी स्वतंत्रता की धारणा है। उनके अनुसार वेदांत के अद्वैतवादी तत्वशास्त्र में प्राकृतिक अधिकारों की राजनीतिक धारणा निहित है, यानी कि जो स्वतंत्र होने का जो अधिकार है वो प्राकृतिक रूप से प्रकृति की तरफ से हमें मिला है, यानी कि क्योंकि सभी मनुष्य क्या है, स्वतंत्र है, यानी कि कोई किसी का गुलाम नहीं है, और ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास संभव ही नहीं, यानी कि जब तक कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र नहीं है तब तक उसका किसी भी प्रकार का विकास हो ही नहीं सकता। तिलक व्यक्ति एवं राष्ट्र के विकास के लिए स्वतंत्रता को परम आवश्यक मानते थे। मतलब उनका मानना था कि व्यक्ति खुद भी आजाद होना चाहिए और जो देश है वो जो आजाद होना ही चाहिए, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन का खुला विरोध किया। तिलक स्वतंत्रता को व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए एक प्राकृतिक और ईश्वर प्रदत्त शक्ति मानते थे, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि हर तरह का विकास करना है तो उसके लिए उसका स्वतंत्र होना जरूरी है, और स्वतंत्र होने की जो शक्ति है वो हमें ईश्वर ने दी है, यानी कि ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र बनाया है। इसलिए उन्होंने 1916 के कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में ये घोषणा की थी कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यानी कि स्वतंत्रता क्या है, मुझे जन्म से ही प्राप्त है, क्योंकि ईश्वर ने हमें किसी का गुलाम बनाकर नहीं भेजा है। तिलक का तो यहाँ तक मानना था कि जो लोग इस लोक में परतंत्र नागरिक के रूप में मरेंगे उनको मरणोपरांत स्वर्ग में भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, यानी कि उनका मानना था कि अगर कोई इस जीवन में गुलाम है तो उसे दूसरे जो जीवन है जिसे हम बोलते हैं मरणोपरांत जो दूसरा जीवन होता है उसमें भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन तिलक ने कभी भी अनियंत्रित और असीमित स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया, यानी कि स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि असीमित और अनियंत्रित स्वतंत्रता नहीं है। तिलक के अनुसार स्वतंत्रता आध्यात्मिक अनुभूति है, अतः सृजनात्मक कार्यों में लगने वाली शक्ति को ही स्वतंत्रता कहते हैं, यानी कि ऐसी स्वतंत्रता जो किसी अच्छे कार्य को करे, यानी कि कुछ सृजन करे, ये नहीं कि स्वतंत्रता इस टाइप की हो कि कुछ विनाश करे। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रों की स्वतंत्रता, ये तो थे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। अब हम बात करेंगे राष्ट्रों की स्वतंत्रता पर तिलक के विचारों की। तो राष्ट्र की स्वतंत्रता को लेकर वो क्या सोचते थे, उन्हें देखते हैं। तो तिलक के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वास्तविक अभिव्यक्ति या प्राप्ति को राष्ट्र की स्वतंत्रता के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जो व्यक्ति हैं वो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र तभी होंगे जब उनका जो देश है वो स्वतंत्र होगा। जब देश ही खुद स्वतंत्र नहीं है तो वो व्यक्तियों को स्वतंत्रता कहां से देगा। तो तिलक के जो राष्ट्रों की स्वतंत्रता के सिद्धांत थे वो भी वेदांत के अद्वैतवादी दर्शन तथा पाश्चात्य चिंतकों के विचारों का समन्वित प्रभाव उन पर हमें दिखाई देता है। उनके विचारों में बर्क, मिल, मैजनी और जो विल्सन थे उनके जो विचार थे राष्ट्रीय स्वतंत्रता को लेकर उनका काफी प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ा। विल्सन ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि विश्व में प्रत्येक राष्ट्रीयता के लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, यानी कि विल्सन का यह सिद्धांत था राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। तो इसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो विश्व है, विश्व में जितने भी देश हैं उनके जो लोग हैं उनको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो और किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को परतंत्र न करने की मांग उनके द्वारा की गई थी। इस तरह तिलक ने इस सिद्धांत को भारत में भी लागू करने की मांग की कि भारत को किसी का गुलाम नहीं बनाया जाना चाहिए, यानी कि देश भी आजाद हो, जो देश के नागरिक हैं वो भी आजाद हो। अब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की अवधारणा पर, जो तिलक के विचार थे उनकी। राष्ट्रवाद से अभिप्राय है राष्ट्र के नागरिकों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, त्याग, बलिदान और समर्पण की भावना का होना, यानी कि राष्ट्रवाद हम किसे कहते हैं, जब हम अपने देश से प्रेम करते हैं, उसके लिए त्याग करने को तैयार रहते हैं, उसके लिए बलिदान करने को तैयार रहते हैं, हमारे अंदर देश के लिए समर्पण की जो भावना होती है, उसी सबका मिला जुला जो रूप है वो राष्ट्रवाद होता है। तिलक भी राष्ट्रवाद की अवधारणा के प्रबल समर्थक थे, यानी कि उनका मानना था कि जो भी नागरिक हैं देश के, उनके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है।
सच्ची और स्वस्थ राष्ट्रीयता केवल भारतीय संस्कृति और मूल्यों के आधार पर ही निर्मित होनी चाहिए। उन्होंने वेदों व गीता के आध्यात्मिक शक्ति तथा राष्ट्रीय उत्सव ग्रहण करने का संदेश दिया। राष्ट्रवाद की अवधारणा को आधार प्रदान करने के लिए तिलक ने मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्र निकाले थे। इसके अलावा उन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना भरने के लिए जो 2 उत्सव थे उनका भी प्रयोग किया, जिसमें एक था शिवाजी उत्सव और दूसरा था गणेश उत्सव, जो कि क्रमशः 1893 में और 1895 में शुरू किए गए थे। तिलक ने प्राचीन स्वस्थ परंपराओं के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद की स्थापना करनी चाहिए। उनके अनुसार सच्ची राष्ट्रीयता का प्रचार करना तो प्राचीन संस्कृति का पुनर्जागरण अनिवार्य है। यानी कि अगर सच्ची राष्ट्रीयता चाहते हैं तो जो हमारे प्राचीन संस्कार हैं, प्राचीन जो संस्कृति है उसका पुनर्जागरण अनिवार्य है, यानी कि उनके बारे में जानना जरूरी है। प्राचीन काल में आदम जातियों के मन में कबीले के प्रति जो भक्ति रहती थी, यानी कि शुरुआत क्या थी, जब मतलब जब राज्यों की परिकल्पना नहीं हुई थी तो शुरुआत में कबीले ही थे, यानी कि कुछ लोग मिलकर आपस में रहते थे। बाद में धीरे धीरे कबीले जन्मे और उसके बाद जनपद में, और जनपद जो थे वो राष्ट्रों में परिवर्तित होने लगे। तो वो जो शुरुआत में कबीलों के अंदर जो अपने कबीले के प्रति जो भावना रहती थी, वो चाहते थे कि वही क्या है, भक्ति है और वही देश के प्रति होनी चाहिए। उसी का आधुनिक नाम राष्ट्रवाद है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि तिलक का राष्ट्रवाद हिंसा, अत्याचार और हत्याओं पर आधारित नहीं था, यानी कि राष्ट्रवाद के लिए वो इन सब चीजों को जरूरी नहीं मानते थे। आगे बात करते हैं उपयोगितावाद पर तिलक के विचारों की। उपयोगितावाद क्या है, इसे देखते हैं पहले। तो उपयोगितावाद क्या है, बेंथम के द्वारा प्रतिपादित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिस सिद्धांत का आधार अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से है। यानी कि सरकार का कार्य क्या है कि ज्यादा लोगों का ज्यादा सुख, यानी कि जितने भी लोग हैं हमारे वहां उनको ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं प्रदान करना ही क्या है, उपयोगितावाद है। तो मनुष्य क्या है, एक सुखदायी प्राणी है, यानी कि सुखवादी प्राणी है, जिसे सुखों में ही अच्छा लगता है, जो सुखों की ओर तथा दुखों से दूर भागता है। इस विचारधारा द्वारा राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के सुखों में अभिवृद्धि करना है, कि राज्य का क्या कर्तव्य है कि वो व्यक्ति की क्या करे, ज्यादा से ज्यादा सुखों में अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि करे, सुखों को बढ़ाए उसके। उपयोगितावाद के इन विचारों से तिलक सहमत नहीं थे, यानी कि तिलक का मानना था कि ये चीज सही नहीं है। तिलक राज्य को एक आध्यात्मिक संस्था मानते थे। राज्य के उद्देश्यों में व्यक्ति का सांसारिक और परलौकिक दोनों प्रकार का कल्याण करना निश्चित है, यानी कि वो ये मानते थे कि ये सही नहीं है, क्योंकि राज्य का कर्तव्य सिर्फ इतना नहीं है कि वो जो उनकी जनता है उसके सिर्फ सुख सुविधाओं में ही वृद्धि करे, बल्कि उनका नैतिक विकास या जो और विकास है वो भी, यानी कि आध्यात्मिक जो विकास है उस पर भी ध्यान दे। तिलक उपयोगितावादी दर्शन को स्वार्थवाद को बढ़ावा देने वाली विचारधारा मानते थे, यानी कि उनका मानना था कि जो ये उपयोगितावादी सिद्धांत है इससे क्या होंगे, लोग स्वार्थी हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपने सुख के बारे में ही सोचेगा। उनके मत में राज्य एक यांत्रिक संस्था नहीं है, यानी कि एक कोई यांत्रिक संस्था नहीं है जो सिर्फ लोगों के जो सुख है उनको बढ़ाने का ही काम करेगी, जिसका उद्देश्य मात्र सुख सुविधाओं में वृद्धि करके अपने नागरिकों को यांत्रिक सुख प्रदान करना है, बल्कि राज्य का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति में भी व्यक्ति का सच्चा सहयोगी बनना, यानी कि हर तरह से उसका जो साथ है वो देना है। आगे बात करते हैं स्वशासन पर तिलक के विचारों की। स्वशासन पर तिलक के विचारों की बात करें तो तिलक का जो स्वशासन था, यानी कि तिलक की जो स्वशासन की अवधारणा थी वो राष्ट्रवाद के लिए अनिवार्य थी, यानी कि तिलक मानते थे कि स्वशासन की जो अवधारणा है वो राष्ट्रवाद के लिए जरूरी है। उनका मानना था कि स्वशासन के बिना सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास हो ही नहीं सकता, यानी कि जब तक हमारे पास क्या है, स्वशासन नहीं है, तब तक हम धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक या किसी भी प्रकार का जो क्षेत्र है उसका विकास नहीं कर सकते, क्योंकि स्वराज यानी कि उसका आजाद होना या अपनी इच्छाएं से, अपनी इच्छा से कोई भी कार्य करना वो ज्यादा जरूरी है। तिलक ने स्वराज्य का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम बनाए। इसके लिए उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 के लखनऊ का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें तिलक ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक ने स्वराज्य को नैतिक आवश्यकता के रूप में रखा, अर्थात हर व्यक्ति को स्वधर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि जो स्वराज्य है उसमें उन्होंने नैतिक तत्वों को भी जोड़ा। उनका विचार था कि स्वराज्य के अभाव में औद्योगिक प्रगति, यानी कि जो हमारा औद्योगिक विकास है वो, राष्ट्रीय की जो शिक्षा है वो, सामाजिक सुधार है वो संभव ही नहीं है जब तक हमारे पास स्वराज्य नहीं है। 31 मई 1916 को अहमदनगर में स्वराज्य पर दिए गए अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि स्वराज्य का अर्थ है सम्राट के शासन का उन्मूलन करना, यानी कि उस टाइम पे जो सम्राट का शासन था उसका उन्मूलन करना और किसी देशी रियासत का शासन कायम करना नहीं। यानी कि उन्होंने क्या कहा था कि जो स्वराज्य का अर्थ है उसका मतलब ये नहीं है कि जो जिसका शासन अभी हम पे है उसका शासन हटा दो और किसी और का शासन हम पे चला दो, बल्कि हमें क्या है, मतलब जो मंदिर है, एक तरह से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमें मंदिर से देवताओं को नहीं हटाना है, केवल पुजारियों को बदलना है। यानी कि जो सिस्टम है वो तो रहेगा, लेकिन जिस सिस्टम को जो लोग चला रहे हैं वो लोग सही नहीं है, सिस्टम सही है, लोगों में कमी है। अगर उन लोगों को हटा दिया जाएगा, यानी कि ब्रिटिश सरकार को हटा दिया जाएगा और जो
जो पूरा सिस्टम है जब भारतीय खुद चलाएंगे तो वो शायद ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। अर्थात भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंधन करने का जो काम है वो भारतीयों के हाथों में ही होना चाहिए। हम इंग्लैंड के राजा को बनाए रखने, यानी कि जो इंग्लैंड के उस समय जो राजा थे, जो हम पर अधिकार जमाए हुए थे या हमें गुलाम बनाए हुए थे, उनमें विश्वास करते थे वो। इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य का अंतिम लक्ष्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि जो सरकार है वो भारत को आजाद कर दे, पूरी तरह से आजाद कर दे। उनका मानना सिर्फ इतना था कि जो हमारे देश का प्रशासन है, आप ठीक है, आप हम पे ऊपर से एक कमांड के तौर पर रहो, लेकिन जो पूरा हमारा सिस्टम है या जो पूरी हमारी सरकार है उसे भारतीयों को ही चलाने दो, यानी कि स्वशासन दे दो उनके अंडर में ही। तिलक ने न केवल स्वराज्य का नारा दिया, बल्कि लोगों को तप, त्याग, समर्पण और निष्ठा के साथ जीवन के एकमात्र आदर्श की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। अब हम बात करते हैं स्वराज्य प्राप्ति के जो साधन थे, यानी कि स्वराज्य किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, उस पर तिलक के क्या विचार थे। तो लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले ब्रिटिश राज्य के दौरान पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई थी, यानी कि तिलक ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। उन्होंने अपनी विचारधारा के अनुरूप स्वराज्य की अवधारणा को जमा पहनाने के लिए व्यापक साधन अपनाने पर बल दिया कि जो स्वराज्य है वो हमें कैसे प्राप्त होगा, तो इसके लिए भी उन्होंने कुछ साधन बताए। उन्होंने संवैधानिक साधनों और उदारवादियों के विचारों को स्वराज्य के प्रतिकूल माना, यानी कि उनका मानना था कि संवैधानिक जो साधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, कि उन्हें प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रतिवेदन दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। और जो उदारवादी थे, उनके जो विचार थे उसको भी उन्होंने सही नहीं माना, यानी कि स्वराज के प्रतिकूल माना। 1905 का बंगाल विभाजन के बाद लाल बाल पाल ने उग्र साधनों के साथ पदार्पण किया। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो जो लाल बाल पाल थे उन्होंने उग्र साधनों का प्रयोग करके स्वराज प्राप्ति की कोशिश करी थी। स्वराज प्राप्ति के लिए इस त्रिमूर्ति ने, यानी कि लाल बाल पाल ने 4 साधनों को प्रभावशाली बताया था। तो वो कौन कौन से 4 साधन हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है स्वदेशी, और दूसरा है बहिष्कार, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा है निष्क्रिय प्रतिरोध। अब हम इन चारों को डिटेल में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वदेशी की। तो स्वदेशी क्या है? तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में लिखा था कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य तथा स्वदेशी और बहिष्कार इसकी शाखाएं हैं। तिलक के अनुसार स्वदेशी आत्मनिर्भरता स्वावलंबन का सूचक है, यानी कि अगर हम आत्मनिर्भर होंगे और स्वदेशी चीजें ही इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें स्वावलंबन की जो मतलब जो हम चाहते हैं स्वावलंबी बनना या फिर स्वराज्य की प्राप्ति वो निश्चित होगी। स्वदेशी आंदोलन के लिए 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव आयोजित किए गए। स्वदेशी को जन आंदोलन का रूप उन्होंने दिया। इससे देश के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, यानी कि जब स्वदेशी अपनाने की बात की गई कि जो भी चीजें हैं जो स्वदेश में बनी है उनका ही इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसके बाद क्या हुआ, जो देश के उद्योग थे उनको प्रोत्साहन मिला। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण मरणासन स्थिति में जो उद्योग धंधे हमारे पहुंच गए थे उनमें दोबारा से जान आई। इस तरह स्वदेशी द्वारा तिलक भारत को आर्थिक दृष्टि से भी सबल बनाना चाहते थे। आगे बात करते हैं दूसरे उनके साधन की, जो कि है बहिष्कार। एक तो था कि स्वदेशी का इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों का इस्तेमाल करो जो हमारे देश में ही बनी हो। दूसरा था बहिष्कार। तिलक स्वदेशी की धारणा को गति प्रदान करने के लिए बहिष्कार पर भी बल देते थे, यानी कि जब हम स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे और जो उनके देश से बनी हुई चीजें हैं जो हमारे यहाँ बिक रही हैं उनका बहिष्कार करेंगे, यानी कि उनको नहीं अपनाएंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे, तो ये दोनों ही जो चीजें हैं, दोनों ही जो साधन है वो ज्यादा कारगर साबित होंगे। उनका कहना था कि स्वदेशी वस्तुओं को बल देना चाहिए और प्रयोग प्रोत्साहन देने के लिए विदेशी वस्तुओं की होली जलाने और बहिष्कार करने की आवश्यकता पर भी बल देना चाहिए, यानी कि अपने देश में जो बनी वस्तुएं हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो और जो बाहर की वस्तुएं यानी कि ब्रिटिश ने जो भारत में लाकर थोप दी हैं उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। तीसरी जो साधन थी उनका वो थी राष्ट्रीय शिक्षा। तिलक के अनुसार वास्तविक शिक्षा वही है जो व्यक्ति को जीविकोपार्जन के योग्य बनाए, उसमें देश के सच्चे नागरिकों के गुणों का संचार करे और जो पूर्वजों का ज्ञान और अनुभव उन्हें प्रदान करे। राष्ट्रीय शिक्षा से ही राष्ट्रीयता का निर्माण हो सकेगा, यानी कि जब हम लोगों को, जो हमारे नागरिक हैं, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, उनमें अच्छे गुणों का संचार करेंगे तो उससे राष्ट्रीयता की जो भावना है उनके अंदर आएगी। तिलक ने धार्मिक शिक्षा पर भी बल दिया कि लोगों को धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तिलक के अनुसार धार्मिक शिक्षा झगड़े और जो पारंपरिक कला है, यानी कि जो चलती आ रही कला है दो समुदायों के बीच में, वो दूर होगी और उसे दूर करने का जो सबसे अच्छा मार्ग है वो धार्मिक शिक्षा ही है। धार्मिक शिक्षा से भारतीयों में अनुशासन और अतीत के प्रति सम्मान की भावना का उदय होगा। तिलक के अनुसार शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा किस माध्यम में दी जानी चाहिए, तो उसमें उनका मानना था कि वो मातृभाषा में होनी चाहिए, इंग्लिश में नहीं। यानी कि जो तिलक थे वो अंग्रेजी की महत्ता को स्वीकार करते थे, यानी कि वो मानते थे कि अंग्रेजी जो है वो जरूरी है लेकिन मातृभाषा को फिर भी वो प्रधानता देते थे। वे शिक्षा को जन जागरण का सर्वोच्च साधन मानते थे। शिक्षा मनुष्य के अंधकार में जीवन को प्रकाश में बनाने में सहायक होती है, यानी कि शिक्षा से ही मनुष्य का जो जीवन है वो अंधकार में से प्रकाश में बन जाता है और शिक्षा के माध्यम से ही मानव को अपने अधिकारों, दायित्वों और स्वतंत्रताओं आदि का जो आभास है वो होता है।
आगे बात करते हैं उनके चौथे साधन की, तो चौथा जो साधन है वो है निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करें तो तिलक के अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध विदेशी शासन के प्रति असहयोग और अहिंसात्मक शस्त्र का एक प्रूफ है, यानी कि वो मानते थे कि जो असहयोग हम सरकार के साथ करेंगे या जो असहयोग है वो क्या है, एक अहिंसात्मक शस्त्र है, यानी कि बिना हिंसा के प्रयोग किया जाने वाला एक शस्त्र है। इसका अर्थ है कि विदेशी शासन के संचालन में जनता द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग ना करना, यानी कि निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब क्या है कि हम उनका सपोर्ट किसी कार्य में नहीं करें, कि ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट करना बंद कर देना। उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि हम अंग्रेजों का असहयोग करना प्रारंभ कर दें तो ये सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती, यानी कि जो सरकार अंग्रेज यहाँ पर चला रहे थे, आप जानते हैं कि उसमें जो बड़े-बड़े नेता, सॉरी, बड़े-बड़े जो अधिकारी होते थे वही जो ब्रिटिश थे वही होते थे, बाकी जो उनके छोटे अधिकारी होते थे जो पूरे सरकार को या पूरे सिस्टम को चलाते थे वो भारतीय ही होते थे। तो तिलक का मानना था कि अगर वही भारतीय उनका सपोर्ट करना बंद कर दे तो उनकी जो सरकार है वो एक दिन भी नहीं चल पाएगी। तिलक का मत था कि निष्क्रिय प्रतिरोध एक शक्तिशाली राजनीतिक अस्त्र, यानी कि जो निष्क्रिय प्रतिरोध है वो शक्तिशाली राजनीतिक अस्त्र है, लेकिन उसका जो सफलता है, उसकी जो सफलता है वो जनता के सहयोग पर ही निर्भर है, क्योंकि अगर जनता सहयोग करती है तभी ये सफल हो सकता है। अब हम बात करते हैं पत्रकारिता पर तिलक के क्या विचार थे। पत्रकारिता पर तिलक के विचारों की बात करें तो तिलक एक सशक्त और निर्भीक पत्रकार थे। उन्होंने एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया था। तिलक के अनुसार पत्रकारिता का जो उद्देश्य है वो ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों से जनता को अवगत करवाना और सरकार के समक्ष जनता की समस्याओं को उजागर करना होता है, यानी कि उनका मानना था कि जो पत्रकारिता है उसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि वो सरकार की जो भी गलत नीतियां हैं उनसे जनता को अवगत कराए और जनता की जो भी परेशानियां हैं उससे सरकार को उजागर करे, यानी कि सरकार के सामने उन समस्याओं को रखे। तिलक ने 1881 में सर्वप्रथम एक पत्रकार के रूप में मराठा का संपादन किया। इसके पश्चात उन्होंने केसी का संपादन कार्य भी किया था। इसके अलावा बात करें तो जो तिलक थे, तिलक ने प्रेस की स्वतंत्रता को आधार मानकर चेतना लाने का प्रयास किया, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। प्रेस अगर यानी कि अपने मन के विचार सरकार के सामने रखने के लिए स्वतंत्र है तो वो जनता में चेतना ला सकती है, और इसी के जरिए उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को आधार बनाकर ही उन्होंने जो उस समय की जनता थी उसमें चेतना लाने का प्रयास किया था। आगे हम बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तिलक के विचारों की। तिलक का लोकतंत्र का जो विचार था, यानी कि महान सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में उनका विश्वास था, यानी कि जो तिलक के लोकतांत्रिक विचार थे वो जो लोकतंत्र के सबसे महान सिद्धांत हैं जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आता है उसमें उनका दृढ़ विश्वास था और जीवन पर्यंत वो इसी के लिए संघर्ष करते रहे। उनके इस तर्क की पुष्टि इस आधार पर भी होती है कि उन्होंने स्वराज्य स्वशासन प्राप्ति हेतु संवैधानिक और शांतिपूर्ण साधनों को ही अपनाया था, यानी कि कोई भी ऐसा साधन का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था जो गलत हो, संवैधानिक तरीकों से ही वो स्वराज्य चाहते थे। आगे बात करते हैं तिलक के सामाजिक विचारों की। तिलक सामाजिक सुधार के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने बाल विवाह, छुआछूत का विरोध किया। उनके शब्दों में यदि छुआछूत ईश्वरीय आदेश का परिणाम है तो वे ईश्वर को ही नकार देंगे, यानी कि उनका मानना था कि जो समाज में बुराइयां थी उनके वे विरोधी थे, और जो समाज में जात पात की या छुआछूत की जो भावना थी उसको ये मानते थे कि अगर ईश्वर का ही आदेश है कि अपने जो दूसरे व्यक्ति हैं उनसे तुम भेदभाव करो, उनमें छूत अछूत की जो भावना है वो लेकर आओ, तो वो ऐसे ईश्वर को ही नकार देंगे, यानी कि अगर ईश्वर ऐसा कर सकता है तो उन्हें ऐसे ईश्वर की भी जरूरत नहीं है। तिलक ने समाज सुधारों के लिए व्यवस्थापन की अपेक्षा जन जागृति पर बल दिया, यानी कि उनका मानना था कि समाज सुधार किया जा सकता है जब लोगों में जागरूकता लाई जाए, जबरदस्ती उनसे मतलब जबरदस्ती उनके ऊपर थोप के समाज सुधार नहीं कराया जा सकता। तिलक के अनुसार पहले राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए व्यक्ति को, उसके बाद जाके समाज सुधार की बात होनी चाहिए। इसके अलावा जो नरमपंथी थे, यानी कि जो उनके विरोधी थे, विरोधी नहीं कहेंगे, मतलब जिनके साथ उनके विचार मैच नहीं करते थे, उन लोगों का मानना था कि पहले समाज सुधार होना चाहिए, उसके बाद राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसी कारण जो तिलक थे उनको सामाजिक विचार, जो तिलक के समाजवादी विचार थे, जो सामाजिक विचार थे, उनको रूढ़िवादी और सुधार विरोधी बताकर उनकी आलोचना की जाती है कि जो तिलक थे वो सुधारों के पक्ष में ही नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है। किंतु तिलक की यह आलोचना न्याय संगत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि तिलक समाज सुधारों के प्रयत्न में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप और समाज सुधार के नाम पर भारतीय मूल्यों की अपेक्षा पश्चिमी जीवन के मूल्यों को स्थापित किए जाने के विरोधी थे। मतलब वो समाज सुधारों के विरोधी नहीं थे, बल्कि वो विरोधी इस चीज के थे कि जो समाज सुधार का कार्य है वो हम स्वयं करेंगे अपने समाज में, या जो अपने हमारी जो जीवन है इसमें अंग्रेजों को इसमें सुधार करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही जो भी समाज सुधार किया जाएगा तो हमारे जो पुराने मूल्य हैं उनको रखा जाएगा, ये नहीं कि जो पश्चिम के नए मूल्य हैं उनको हम पर थोपा जाएगा। तो वो इस चीज के विरोधी थे, समाज सुधार के नहीं। इसके अलावा
उन्होंने समाज सुधार का समर्थन किया, किंतु पश्चिमीकरण का विरोध उन्होंने किया। एक राष्ट्रवादी उग्रवादी नेता होने के बावजूद बाल गंगाधर तिलक ने सामाजिक जो बाल गंगाधर तिलक के समाजवादी विचार थे वो रूढ़िवादी थे। मतलब लोगों का मानना है कि जो तिलक थे वो क्या थे, एक उग्रवादी नेता थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो सामाजिक विचार थे वो रूढ़िवादी थे। लोगों का मानना था कि वे हिंदू महिलाओं को आधुनिक शिक्षा मिलने के खिलाफ थे और वे शुरू में सहमति आयु विधेयक था उसके भी विरोधी थे। मतलब उनका मानना था, इनके लोग उनके ऊपर ये इल्जाम लगाते थे कि तिलक इस चीज के क्या है, विरोधी हैं। वो नहीं चाहते कि महिलाओं को आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो, और जो मतलब महिलाओं की जो शादी की उम्र बढ़ाई गई थी उसके भी वो विरोधी थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ समाज सुधार चाहते थे अपने उससे, कि हमारा समाज है तो कहाँ सुधार की जरूरत है, वो सुधार हम करेंगे, अंग्रेज नहीं करेंगे। और क्या सुधार किया जाएगा वो भी हम डिसाइड करेंगे। लड़कियों के विवाह की आयु जो 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई थी, उसका जो प्रस्ताव लाया गया था उसके वो विरोधी थे। यद्यपि वे आयु बढ़ाने के पक्ष में थे, यानी कि वो मानते थे कि आयु बढ़नी चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने उसे बढ़ाया था, ये चीज उन्हें पसंद नहीं आई थी। वो चाहते थे कि ये कार्य भारतीयों के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप। उन्होंने इस चीज को देखा कि अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में ये कार्य करके हस्तक्षेप किया है। आगे बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के धार्मिक विचारों की। उनके राजनीतिक चिंतन में भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के विचारों का सुंदर समन्वय देखा जा सकता है, यानी कि उनका जो राजनीतिक चिंतन था उसमें भारतीय दर्शन भी हमें देखने को मिलता है और जो पाश्चात्य दर्शन है वो भी देखने को मिलता है। उनकी जो स्वतंत्रता का आधार था वो वेदांत का अद्वैतवाद था। स्वतंत्रता ही उनके संपूर्ण दर्शन का प्राण थी। तिलक धर्म और राजनीति को एक दूसरे का पर्यायवाची मानते थे, यानी कि वो धर्म को राजनीति से बिल्कुल भी अलग नहीं समझते थे, वो एक दूसरे का पर्यायवाची उसे मानते थे। उन्होंने कहा था कि हमारी स्वतंत्रता, राज्य, धन सब कुछ तो लुट गया है, क्योंकि अंग्रेजों ने लगभग सभी कुछ लूट लिया था। एक धर्म ही है जो कि हमारे पास रह गया है, जिसके सहारे हम अब भी हमारा जो अस्तित्व है उसको बनाए हुए हैं। और अब अंग्रेज क्या कर रहे थे, उसमें भी हस्तक्षेप कर रहे थे। यदि वह भी नष्ट हो जाएगा तो हमारे जीवन, जो हमारा राष्ट्रीय जीवन है वो भी नहीं बचेगा। तिलक ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के लिए धार्मिक परिवेश का इसमें प्रयोग किया था। यानी कि तिलक ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए, उनमें राष्ट्रीय भावना भरने के लिए और एक दूसरे के साथ लाने के लिए, यानी कि जो पूरा राजनीतिक आंदोलन था जो देश को आजाद कराने के लिए चलाया जा रहा था उसको और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए धार्मिक परिवेश का प्रयोग किया, यानी कि जो गणपति उत्सव है या फिर गणेश उत्सव है उनका प्रयोग किया। अपने राजनीतिक आदर्शों के लिए तिलक ने प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों से काफी प्रेरणा ली। उन्होंने लोगों से अपनी विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया। वे समाज के घोर पश्चिमीकरण के खिलाफ थे, यानी कि समाज का जो पश्चिमीकरण किया जा रहा था, यानी कि अंग्रेजों के जो रीति रिवाज थे, जो चीजें थी, उनको जो भारतीयों पर लादा जा रहा था उसके वे विरोधी थे। उन्होंने घर पर की जाने वाली साधारण गणेश पूजा को सामाजिक और सार्वजनिक गणेश उत्सव में बदल दिया था। उन्होंने गणेश चतुर्थी और शिव जयंती, जिसे शिवाजी की जयंती कहते हैं, त्योहारों का इस्तेमाल करके लोगों में एकता और राष्ट्रीय भावना पैदा करने का प्रयास किया था। 1894 से उनके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया सार्वजनिक गणेश महोत्सव आज भी महाराष्ट्र के बड़े त्योहारों में से एक है, यानी कि महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव है वो उनके द्वारा ही शुरू किया गया था, जिसको आज भी हम धूमधाम से मनाते हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो तिलक की पहचान कांग्रेस के एक उग्रवादी नेता के रूप में होती है। वो कर्मठ और साहसी सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं। वे जीवन के प्रत्येक पहलू पर खरे उतरे। उन्होंने आदर्श और यथार्थ दोनों का निर्वाह किया। स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, स्वदेशी स्वराज्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार का हर तरीके से विरोध किया, कि जहां तक संभव था, जिस तरीके से भी संभव था, उन्होंने हर प्रयास किया। आरसी मजूमदार उनके बारे में लिखते हैं कि अपने देश प्रेम तथा अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाए जाने लगे और उनका एक देवता के रूप में उनको एक देवता के रूप में पूजा जाने लगा, यानी कि जो लोग थे उनके बीच वो काफी ज्यादा स्वीकृत थे, इसीलिए उनको लोकमान्य कहा जाता था। वे जहां भी जाते थे उनको राजकीय सम्मान और स्वागत प्राप्त होता था। तिलक को एक उग्र राष्ट्रवादी विचारक के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता, राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय गौरव तथा स्वराज्य की स्थापना के लिए अपने संपूर्ण जीवन को न्योछावर कर दिया। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने बात करी बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों की। इसके अगले वीडियो में हम और भी राजनीतिक विचारकों को देखेंगे। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ राजनीतिक विचारकों को पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।